So we started discussion about the introduction of the accounting standard, which is our chapter number 1 for the syllabus. उसी को आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो हाउ इंडेज हैव बीन स्ट्रक्चर्ड. तो एक स्ट्रक्चर कैसे हुआ, इसका मतलब ये बोले कि इंडेज में कंटेंट बेसिकली क्या क्या चीजें आएंगे. सो इंडेज हैज फॉलोड द स्ट्रक्चर ऑफ आईएफआरएस एंड आईएएस एंड हैव नॉट चेंज द सेम. यानी कि जिस स्ट्रक्चर में, जिस सीक्वेंस में आईएफआरएस या तो आईएएस के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, सेम तरीके का स्ट्रक्चर इंडेस में भी फॉलो किया गया. इंडेस retained the paragraph number of IFRS and IAS to allow readers to refer back similar guidance under IFRS and IAS while also appreciating the carve outs and carve in. यानी कि जो पैराग्राफ नंबर ओरिजिनल ग्लोबल स्टैंडर्ड के अंदर है. अब हमने जैसे बोला कि हमने आईएफआरएस के ऊपर से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए गए. सो हमने ये पैराग्राफ नंबर्स को भी सेम रखा है. क्यों? ताकि अगर हमें चेंज देखना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस स्टैंडर्ड दोनों में पैराग्राफ में क्या डिटेल दिया हुआ है उसको अगर कंपेयर करना है, कहीं पे कार्व इन कार्व आउट है तो वो उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन होगा. बट सेम नंबरिंग हैज बीन adopted in the Indian accounting standard as well. For example, if Ind AS does not contain corresponding paragraph to IFRS, the same number had been kept blank with the note mentioned referring to appendix comparison with IFRS. So कोई एक पैराग्राफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है जिसके ऊपर हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कार्व आउट लिया गया है, यानी कि वी आर नॉट अडॉप्टेड दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो वो पैराग्राफ नंबर हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ब्लैंक आ जाएगा. अच्छा, वो ब्लैंक क्यों है? सो बोले उसके लिए रेफरेंस दे दिया कि आप अपेंडिक्स में चेक कर लो आईएफआरएस कंपैरिजन के साथ. तो वो अपेंडिक्स में हमें पता चल जाएगा कि दिस इज कार्व इन और कार्व आउट. सो मेनली जो स्ट्रक्चर है स्टैंडर्ड का, उसमें कंपोनेंट्स क्या आएंगे. तो सबसे पहले तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो जैसे अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. स्कोप तो ये स्टैंडर्ड के स्कोप में कौन कौन से एसेट्स कवर होंगे. सो आई इंड 16 की बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन कौन से एसेट स्कोप में कवर होंगे, लाइक से ऑल टेंजिबल एसेट्स एक्सेट्रा. फिर डेफिनेशंस, फिर कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड इफेक्टिव डेट. सो ट्रांजिशनल प्रोविजन और इफेक्टिव डेट. सो ट्रांजिशनल प्रोविजन यानी कि दो चीजें हो गई. नंबर वन की पहले से एंटिटी इज अप्लाइंग लेट्स से इंडियन गैप एएस जो हम बोल रहे हैं. नाउ कंपनी इज शिफ्टिंग टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो हमें वो एएस से इंडियस में ट्रांजिट होना पड़ेगा. तो जो सिमिलर स्टैंडर्ड है एसेट रिलेटेड, सो पुराने स्टैंडर्ड एएस 10, नया स्टैंडर्ड इंड AS 16. ट्रांजिशन कैसे करेंगे, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाएंगे. अच्छा, इंड में ही अगर कुछ एक स्टैंडर्ड अबॉलिश होकर नया स्टैंडर्ड आ गया, जैसे पहले बात करें तो लीज अकाउंटिंग. लीज अकाउंटिंग में पहले था इंड AS 17, अभी आ गया इंड AS 116. सो पुराना स्टैंडर्ड अबॉलिश हो गया, नया स्टैंडर्ड आ गया, तो पुराने स्टैंडर्ड से नए स्टैंडर्ड में ट्रांजिशन कैसे करेंगे. सो दैट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन इट और उसका इफेक्टिव डेट भी दिया होगा. फिर आता है अपेंडाइसिस. सो जिसमें कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज, explanation to the industry specific issues with require detailed guidance, एप्लीकेशन गाइडेंस यानी कि स्टैंडर्ड को अप्लाई कैसे करेंगे, डिफाइंड टर्म्स. सो कुछ स्पेसिफिक टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया विद डेफिनेशन, रेफरेंस टू मैटर्स कंटेन इन अदर इंडेस.
सो अदर इंडेज, यानी कि जैसे अगर एक हम बात करें कि एसेट हेल्ड फॉर सेल, अब उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है 105, कि जब कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल करते कि डिसाइड किया कि हम इसको बेचने वाले, तो फिर उसके ऊपर 105 आता है। बट उससे पहले वो एप्लीकेबल होता था इंडेस 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो ऐसा कोई मैटर है कि जो दो स्टैंडर्ड से लेना है। दूसरा कि अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ तो इंटेंजिबल एसेट। सो इंटेंजिबल एसेट में भी, सॉरी नॉट इंटेंजिबल एसेट बट अगर हम बात करें लीज की, सो लीज स्टैंडर्ड के अंदर बोला गया है कि लेसी यानी कि एंटिटी जो एसेट रेंट पे लेके आ रहा है लेसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी दो चीज अकाउंट करनी, यानी कि एक साइड वो अपने बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी साइड वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो एसेट रिकॉर्ड किया उन्होंने बोला कि ये एसेट का आपका अकाउंटिंग होगा इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के, यानी कि एक बार एसेट रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे ओवर अ लीज टर्म एज पर इंडेस 16। तो देखो ये क्रॉस रेफरेंस हो गया दो स्टैंडर्ड का। फिर आता है कंपैरिजन विद द आईएफआरएस, और आईएफआरएस आईसी और एसआईसी एप्लीकेबल एंड रेलेवेंट फॉर द रिस्पेक्टिव इंडेस। तो जो भी इंटरप्रिटेशंस है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में और उसका इंडेस के साथ रेलेवेंस, तो दैट इज व्हाट इज, दिस इज हाउ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज स्ट्रक्चर्ड। रोड मैप की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले फेज वन स्टार्ट हुआ जो था लिस्टेड कंपनीज के लिए। सो फेज वन में फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग on or after 1st April 2016 with the comparatives for the period ending on 31st March 2016। सो पीरियड स्टार्ट होगा यानी कि 31st मार्च 2017 को पहले इंडेस फाइनेंशियल्स बने, और उसके साथ उसके कंपैरिजन में मार्च 16 के। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल था? सो लिस्टेड कंपनीज और कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इंडिया और अब्रॉड एंड विच इज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। जो जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नेटवर्थ था, वो लिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी हुआ। कंपनीज अदर देन कवर्ड इन क्लॉज ए एंड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। सो जो लिस्ट क्लॉज है यानी कि ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। अब जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन उनका भी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, सो उनके लिए भी इंडेस एप्लीकेबल हो गया फेज वन में। और ये जो कंपनीज है उसके सारे होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, यानी कि सभी ग्रुप कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप कंपनी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बन सकते हैं जब सभी जो ग्रुप कंपनीज है उनका अकाउंटिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके किया गया। तो दूसरा हो गया फेज टू। सो फेज टू में कौन से कंपनीज को कवर किया गया? सो फॉर अकाउंटिंग पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1st April विथ कंपैरेटिव्स फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन मार्च 17, यानी कि एक साल आगे। सो लिस्टेड कंपनी और कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इंडिया या तो अब्रॉड में, और जिसका नेटवर्थ इज लेस देन 500 करोड़। सो पहले फेज में वही लिस्टेड कंपनी को कवर किया गया जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा था। सेकेंड फेज में बाकी के लिस्टेड कंपनीज आ गए कि जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम था। कंपनीज अदर देन कवर्ड इन क्लॉज ए, सो यानी कि इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विच इज हैविंग से नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़, होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी ऑफ दी अबो, सो उसके भी सारे जो भी ग्रुप कंपनीज है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। So the company's rules 2015, which talks about Indian accounting standards, clarifies that the roadmap shall not be applicable to the companies
whose securities are listed or in process of being listed on SME exchange or on the institutional trading platform without initial public offering। तो ऐसे कंपनीज कि जो एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले हैं या तो फिर प्रोसेस में है जो लिस्टिंग के, या तो फिर वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड हो रहा है लेकिन उनका आईपीओ नहीं आया है, तो उन कंपनीज को ये रोड मैप अप्लाई होगा नहीं। Ind AS would not be applicable to the companies other than listed companies whose net worth is less than 250 crores, and they will continue to follow AS as its applicability, however that can voluntarily adopt Ind AS। तो ये यहां पे रूल हो गया कि Ind AS। सो यहां पे हमने जो बोला पहला स्टेज की 500 करोड़ से ज्यादा फिर 500 करोड़ से कम, लेकिन ये 500 करोड़ से कम है लेकिन वो 250 करोड़ से ज्यादा वाला पार्ट है। So, Ind AS would not be applicable to the companies other than listed companies। तो लिस्टेड कंपनी तो कंपलसरी हो गया कि लिस्टेड कंपनी है तो Ind AS मैंडेटरी फॉलो करना ही पड़ेगा। फेज वन में 500 करोड़ के नेटवर्थ से ऊपर वाली कंपनी को कवर किया, फेज टू में 500 करोड़ से नीचे वाली। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है, उनका अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, Ind AS मैंडेटरी है। 500 करोड़ से कम है लेकिन 250 करोड़ से ज्यादा है तो भी उनको Ind AS मैंडेटरी है। बट ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ इज लेस देन 250 करोड़, सो उनके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ, ये लोग वॉलेंटरीली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। एसएमई एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की बात करें तो देख लेते हैं क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा गूगल क्या बोल रहा है, सो वो भी समझ लेते हैं। एसएमई एक्सचेंज इन इंडिया। सो एसएमई एक्सचेंज क्या है कि एसएमई exchanges in India are specialized SEBI registered trading platforms launched in 2012 by BSE Limited and NSE India। So BSE and NSE India to enable small and medium enterprises to raise capital through IPOs। तो जो छोटे कंपनीज हैं अगर उनको पब्लिक मनी रेज करना है तो वो आईपीओ के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उनका आईपीओ लिस्ट होगा ये एसएमई एक्सचेंज के ऊपर। अब फर्क क्या होगा, हम बोलो बोले मेन प्लेट एक्सचेंज में और एसएमई एक्सचेंज में फर्क क्या है। सो दीज प्लेटफॉर्म ऑफर्स रिलैक्स्ड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट कंपेयर टू मेन बोर्ड्स, allowing companies with lower capital, lower profitability and lower track record to access equity funding। सो यहाँ पे अगेन जो टर्म्स एंड कंडीशन है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे कि आपका अगर लो अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो भी आप पब्लिक ऑफर के लिए जा सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी लो है यानी कि मेन एक्सचेंज में कुछ कंडीशन होंगे कि अगर आपका मिनिमम सर्टेन अमाउंट का कैपिटल होगा तो ही आप लिस्टिंग के लिए जा सकते हो। उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द कंपनी लॉ। बट अगर आपको समझना है सो यू कैन विजिट दिस। ओके, द मेन एक्सचेंज में मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए आईपीओ लाने के लिए, मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी कितना होना चाहिए और कितने साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। बट एसएमई एक्सचेंज में ये जो है वो रिलैक्स्ड टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी हमने बात करी कि नेटवर्थ। सो नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर। So how net worth is calculated? So net worth shall have meaning as per clause 57 of section 2 of Companies Act 2013। तो जो कंपनीज एक्ट में नेटवर्थ का मीनिंग दिया हुआ है वही नेटवर्थ हम यहां भी फॉलो करेंगे। क्या कर रहे हैं कि नेटवर्थ मीन्स
aggregate value of the paid up share capital and all reserves created out of profit and securities premium account after deducting aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure, and miscellaneous expenditure not written off as per the audited balance sheet, but it does not include the reserve created out of revaluation of assets, write back of depreciation and amalgamation. So in short, ये आपका शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और आपके फ्री रिजर्व्स, सो जितने भी सारे फ्री रिजर्व्स है वो आपके नेटवर्थ में कंसीडर्ड होगा. फर्दर इट क्लैरिफाइड दैट net worth shall be calculated in accordance with the standalone financial statement of the company as on 31st March 2014 or the first audited financial statement of the accounting period which ends after that date. So ये नेटवर्थ कैलकुलेट कब करना है? तो या तो आपको 31 मार्च 2014 के अकाउंट या तो उसके बाद वाले. For companies which are not in existence on 31st March 2014 or an existing company falling under any of the thresholds specified in the Ind AS applicability threshold above the first time after March 14, net worth shall be calculated on basis first audited financial statement ending after the date in respect of which it meets the threshold specified. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हमने बोला कि फर्स्ट Ind AS फाइनेंशियल्स मार्च 2016 किसको एप्लीकेबल हुआ? फॉर द कंपनीज विच आर हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर. उससे पहले Ind AS अप्लाई नहीं होते थे. तो जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, सो उनका नेटवर्थ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन यानी कि इंडिविजुअल से पेरेंट कंपनी, नो ग्रुप सिनारियो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्च 2014 या तो उसके बाद का जो फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उस डेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये डेटा लिया जाएगा. और जो कंपनीज मार्च 2014 में स्टार्ट ही नहीं हुआ था, या तो मार्च 2014 में वो कंपनी था लेकिन ये थ्रेशोल्ड लिमिट उनको एप्लीकेबल नहीं हो रहा था 250 करोड़ या 500 करोड़ वाला, सो उनके लिए द पीरियड व्हेन दिस थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड, उसके बाद जो फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब उस ऊपर से नेटवर्थ कैलकुलेशन किया जाएगा. सो द कंपनीज मीटिंग the net worth threshold for the first time as per the financial statement for the year ending 31st March 2017 shall apply Ind AS for the financial year 2017-18 with comparative of the financial year 16-17. क्या बोल रहे हैं? यानी कि जिसका नेटवर्थ थ्रेशोल्ड फर्स्ट टाइम एक्सीड हुआ 250 करोड़ से ऊपर फॉर एग्जांपल हुआ कब, या 500 करोड़ के ऊपर हुआ मार्च 2017 के फाइनेंशियल्स में, तो उनको फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में इंड एस अप्लाई करना है और उसका कंपैरेटिव होगा 16-17 में. सो हेंस टू समराइज, the roadmap considers net worth as on 31st March 2014 as cutoff date for Ind AS applicability. A company which meets Ind AS applicability criteria on this date needs to apply Ind AS as per the applicable schedule. यानी कि 31 मार्च कट ऑफ डेट था. 31 मार्च 2014 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जिस कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा था उनको सबसे पहले फेज 1 में Ind AS प्रिपेयर करना था. If any company does not meet the Ind AS applicability criteria as on cutoff date, they will have to reassess the Ind AS applicability criteria at each बैलेंस शीट डेट. यानी कि कट ऑफ डेट था मार्च 2014, मार्च 2014 अभी फेज 1 फेज 2 डाला गया था. अब
2017 ऑनवर्ड्स तो सभी लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी हो गया कि इंड एस ही फॉलो करना है, बट 2014 से लेके 2017 तक जो लिस्टेड कंपनीज है, अब 2014 के कट ऑफ के हिसाब से उनका वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा था, 500 या 250 करोड़ वाला, तो कट ऑफ में नहीं हो रहा था। फिर उसको हर रिपोर्टिंग डेट यानी कि मार्च 15, मार्च 16, मार्च 17, हर एक रिपोर्टिंग डेट पे ये असेस करना था कि क्या उनका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो आपको इंडेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। फाइन, सो दिस इज हाउ दिस इंडेस application has started into the India. NBFCs, so housing finance companies, merchant banking companies, microfinance companies, mutual benefit companies, venture capital fund companies, स्टॉक ब्रोकर हो गया या सब ब्रोकर हो गया, निधि कंपनीज, चिट कंपनीज, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, पेंशन फंड, एसेट मैनेजमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये सारे एनबीएफसीज के क्राइटेरिया में आते हैं। उनके लिए क्या फेज था, उनको इंडेस कैसे अप्लाई करना है? सो उनके लिए फेज 1 था अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 with comparatives for the period ending on March 2018। एनबीएफसी जिसका नेटवर्थ सबसे पहले फेज 1 में ले गया है 500 करोड़ और मोर, और उन्हीं कंपनीज का होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। सेकेंड फेज 1 साल आगे 1 अप्रैल 2019 और मार्च 19 में कंपैरेटिव्स। सो लिस्टेड कंपनीज और द कंपनीज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग बट जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है। अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम है, और उसके सारे ग्रुप कंपनीज। सो अगेन हियर आल्सो एनबीएफसीज which are having net worth of 250 करोड़ और लेस, वो अभी इंड एस में कवर नहीं हुए हैं, वो एएस फॉलो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उनको वॉलेंटरी इंड एस अप्लाई करना है, सो वॉलेंटरी एप्लीकेशन इज परमिसिबल। Here also again, net worth shall be calculated in accordance with standalone financial statement। एनबीएफसी के लिए कट ऑफ डेट है मार्च 2016, 31 मार्च 2016, और द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच एंडिंग आफ्टर दैट डेट। अगर सेम जैसा हमने नॉर्मल कंपनीज के लिए देखा, सो मार्च 16 वॉज अ से कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट पे भी ये थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा है या फिर वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो उसके बाद द व्हेन द थ्रेशोल्ड विल एक्सीड और द एट फ्रॉम दैट बैलेंस शीट इंड एस विल बी एप्लीकेबल। एप्लीकेशन टू इंड एस टू नॉन फाइनेंस कंपनीज हुज पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट जॉइंट वेंचर इज अ एनबीएफसी। सो ये क्या बोल रहे कि कोई नॉन फाइनेंस कंपनी है लेकिन ये खुद एक पेरेंट कंपनी है, कोई सब्सिडरी कंपनी है, और इनके ग्रुप में एक एनबीएफसी है। सो डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंड एस टू नॉन फाइनेंस कंपनीज इज नॉट अलाइंड विद दैट ऑफ एनबीएफसी। सो नॉन फाइनेंस कंपनीज के लिए तो वही था, 2014 वॉज द कट ऑफ। मार्च 16 को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद कंपैरेटिव लिस्टेड डाई 500 नेटवर्थ, 500 करोड़ के नेटवर्थ के ऊपर, और उसके बाद मार्च 17 200 to 500 करोड़। और ये जो स्टार्ट हुआ मार्च 18 से स्टार्ट हुआ। सो अगेन अभी अगर ग्रुप सिनेरियो में हमारे पास दोनों कंपनीज है, तो मतलब एक फाइनेंस कंपनी एक एनबीएफसी है, तो यहाँ पे चाहिए क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है। So hence it has been clarified in the notification that companies shall apply Ind AS or Ind AS on the basis of respective standard applicable to them. However, for the purpose of preparation of consolidated financial statement, it is clarified that
सो बोले आपको जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं उसके हिसाब से बनाइए। कंसोलिडेशन के लिए क्या करेंगे? सो कंसोलिडेशन के अंदर अगर पेरेंट कंपनी एनबीएफसी है, अब पेरेंट कंपनी एनबीएफसी है, इसका मतलब कि जो सब्सिडरी कंपनी या जो ग्रुप कंपनी है वो नॉन फाइनेंस कंपनी है। अब जो नॉन फाइनेंस कंपनी को इंड एस पहले एप्लीकेबल हो चुके थे, लेकिन एनबीएफसी को बाद में हुए। मतलब वो एनबीएफसी को इंड एस अप्लाई होने से पहले एनबीएफसी क्या करेंगे, वो तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के बेसिस पे ही बनाएंगे। सो अगर पेरेंट कंपनी एनबीएफसी है, सो इट प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस, and its group companies are required to prepare financial statement as per the Ind AS. Such group company shall prepare its financial statement as per Ind AS but has to provide relevant financial statement data in accordance with the accounting policies followed by the parent company for the consolidation purpose. तो ग्रुप कंपनी है जिसको इंड एस ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट कंपनी जो है वो एनबीएफसी है, तो उसको इंड एस अप्लाई नहीं हुए हैं। ठीक है, जो नॉ एनबीएफसी है वो एएस फॉलो करेंगे, नॉन फाइनेंस कंपनी है वो इंड एस फॉलो करेंगे, बट कंसोलिडेशन के टाइम पे एडजस्टमेंट किया जाएगा एएस के अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। पेरेंट कंपनी इज अ नॉन फाइनेंस कंपनी, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि पेरेंट कंपनी जो है वो इंड एस बना रहे हैं। अब इंडेस वो बना रहे तो कंसोलिडेशन भी इंडेस के हिसाब से होगा। सो कंसोलिडेशन होगा इंडेस के हिसाब से, एनबीएफसी को अकाउंट्स बनाने हैं एएस के हिसाब से। सो एनबीएफसी अपने अकाउंट्स एएस के हिसाब से ही बनाएंगे, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेलेवेंट एडजस्टमेंट किए जाएंगे टू अलाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द पेरेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अभी बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। So, insurance company shall apply Ind AS as notified by RBI and IRDA. सो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, सो बैंकिंग के लिए आरबीआई नोटिफाई करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए नोटिफाई करेगा। नॉट येट नोटिफाइड, सो इंड एस इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी। सो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, सो ऑन 25th of January 2022, SEBI was wide notification, SEBI wide notification issued. The SEBI Mutual Fund Amendment Regulation 2022. As per this notification, financial statements and accounts of mutual fund schemes will be prepared in accordance with Ind AS. तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए ये नोटिफिकेशन है कि 2022 को, कि 2022 यानी कि ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 23 से। सो 1 अप्रैल 23 से जो भी कंपनीज अपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो इंड एस के हिसाब से बनाएंगे। ओके, इंड एस और उसके साथ रेलेवेंट प्रोविजंस। सो कंपनीज एक्ट ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट। सो पहला है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। ये बात करता है, इट स्टेट्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और any addendum thereto for companies or class of company referred in section 133. Section 133, it states that central government may prescribe the standard of accounting or any addendum thereto as recommended by ICAI. Section 129 Companies Act बात करते suggests that financial statement shall give true and fair view of the state of affairs of the company or companies and comply with the accounting standards notified under Section 133 and shall be in the form or forms as may be provided for different class or class of companies in Schedule 3. तो
देखो अभी ये कंपनीज एक्ट में रेफरेंस दिया गया है। सबसे पहला बोला है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। इसका इसमें क्या बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या। तो बोले अगर आपको कंपनीज को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने वाला है तो वो उसके लिए आप रेफर करो सेक्शन 133। अच्छा 133 में क्या बोला है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किए हैं वो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया क्या, इंडियस। सेक्शन 129 क्या बोल रहा है कि सर जैसे ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करना चाहिए कंपनी के अफेयर्स के बारे में। और वो कब होगा, जब कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लायंस किया होगा किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो सेक्शन 133 में नोटिफाई किया गया है वो। फिर है सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 सब क्लॉज ए। सॉरी इधर, हाँ ओके। So statement that applicable accounting standard had been followed with proper explanation relating to the material departure shall be given in director's responsibility statement, which is to be issued under section 134 subsection 3 clause C of the director's report to the published AGM। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक डायरेक्टर को स्टेटमेंट देना है। डायरेक्टर हैज टू कंफर्म दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डेज। और अगर कहीं पे डिपार्चर है तो वो डिपार्चर का एक्सप्लेनेशन देना प्रोवाइड करेगा। वो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 133 134 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए। फिर है सेक्शन 143। सो 143 के हिसाब से दे टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑडिटर हैज टू ओपाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। और अदर सेक्शन में सेक्शन 133 और सेक्शन 66 भी रेलेवेंट है। कुछ सेबी रेगुलेशंस और रूल्स भी ध्यान में रखना है। सो फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। तो कौन से फॉर्मेट में फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करने, उसका सर्कुलर सेबी ने सेबी ने इशू किया था 30 नवंबर 2015 को। सो सेबी वाया सर्कुलर डेटेड 30th नवंबर 2015 amended the format for publishing quarterly financial statement. Point 5 of the circular clarified that companies adopting Ind AS while publishing quarterly or annual financial results under Regulation 33 of the Listing Regulations 2015 shall ensure that comparative filed along with such quarterly or annual financial results and also Ind AS compliant। तो ये नोटिफिकेशन में क्वार्टरली या एनुअल कि आपको कंपैरेटिव देना पड़ेगा और वो कंपैरेटिव भी इंड एस कंप्लाइंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट द सर्कुलर इज। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस टू डिस्क्लोजर्स इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स अंडर सेबी आईसीडीआर रिक्वायरमेंट जिसे बोलते हैं। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल्स to be disclosed in offer document as specified by SEBI ICDR regulations 2018 and provided the year wise applicability of Ind AS based on the period of filing offer document। offer document यानी कि कोई कंपनी जिसको पब्लिक इशू करना है। सो फॉर पब्लिक इशू दे हैव टू फाइल एन ऑफर डॉक्यूमेंट। अब जब वो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो उनको जिस डेट को ऑफर डॉक्यूमेंट उससे पीछे के 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो भी इंड एस कंप्लायंस के साथ ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करने पड़ेंगे। सो फॉर द कंपनीज फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट बिटवीन 1st of April 21 and 31st March 22, the financial statement of latest financial year, second latest financial year and third latest financial year shall be as per the Indian accounting standard। फिर फॉर्मेट्स कुछ revised format for the financial results and implementation of Ind AS by the listed companies।
So for the period ending on or after 31st March 2017, the format of unaudited or audited quarterly financial results shall be prescribed in Schedule 3 of the Companies Act 2013. So March 17, शेड्यूल 3 वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी के अंदर पूरा फॉर्मेट जो दिया हुआ है कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से फॉर्मेट में बनेंगे और वही फॉर्मेट कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये शेड्यूल 3 को दो डिवीजन में डिवाइड किया है कि सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन 2 शेड्यूल 3। सो डिवीजन 2 क्या बोल रहा है कि डिवीजन 2 इंड शेड्यूल 3 was inserted in the Companies Act 2013 to give a format of financial statement for companies. This is newly inserted into Schedule 3 for companies that adopt Ind AS। तो ये शेड्यूल जो डिवीजन 2 है वो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। So accordingly, companies while preparing first and subsequent Ind AS financial statement, they would apply Division 2 to Schedule 3 of the Act। ये जो रिक्वायरमेंट है डिवीजन 2 का, अगेन इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को और एनबीएफसी को अप्लाई होगा नहीं। सो एनबीएफसी क्या करेंगे? सो एनबीएफसी के लिए डिवीजन 3 है ऑफ शेड्यूल 3। सो डिवीजन 3 में क्या बोला गया है? डिवीजन 3 में बात करें, सो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स रिलेटेड टू देम। यहाँ पे दिस इज डिवीजन 3। ओके, 2 वॉज फॉर कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, ये एनबीएफसी के लिए। पार्ट 2 में प्रॉफिट लॉस और नोट्स का फॉर्मेट, और पार्ट 3 में जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एप्लीकेबिलिटी, सो ये शेड्यूल 3 का एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा? सो एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर SO902E dated 26th of March 2014, Schedule 3 is applicable for the financial statements prepared for the financial year commencing on or after 1st April 2016। यानी कि जब से सबसे पहले जो फेज 1 में जो लिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर जो अपने पहले इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो शेड्यूल 3 के में दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से बनेंगे। As per the government notification number GSR 404E dated 6th of April 2016, Schedule 3 is amended to include the format of financial statement। सो पहले बोला गया कि आपको शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट फॉलो करने हैं और फिर 2 साल के बाद उसमें फॉर्मेट भी प्रेस्क्राइब कर दिया गया। शेड्यूल 3 हैज बीन फर्दर अमेंडेड वाइड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 24th of March 21 to include certain additional presentation and disclosure requirement and change some of the existing requirement. These changes need to be applied in preparation of the financial statement for the financial year commencing on or after April 21। so उसके बाद कुछ changes आए 21 में। All the companies that prepare financial statement in compliance with the company's Ind AS rules should consider Ind AS Schedule 3 as well as guidance note on Division 2 to Schedule 3 to the Companies Act 2013। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि शेड्यूल 3 आपको डेफिनेटली रेफर करना है कंपनी के फाइनेंशियल्स बनाते टाइम। और शेड्यूल 3 एप्लीकेशन में अगर कुछ इश्यूज फेस कर रहे, सो देर इज a guidance note issued by the ICAI on Division 2 Schedule 3 of the Companies Act। तो ये जो गाइडेंस नोट है कि किस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है, दिस एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज
अगेन ये गाइडेंस नोट जो है वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ट्रेड रिसीवेबल को कैसे क्लासिफाई करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे करना है, सो दिस विल बी मेजरली एप्लीकेबल व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ब्रीफली चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। एग्जाम में गाइडेंस नोट के ऊपर चांसेस कम है कि क्वेश्चन आएंगे, बट अगेन चांसेस कम है, बट वी विल नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग कि भाई चलो ये तो नहीं आने वाला था। हमें कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, हमें ये फोकस करके कहते हैं कि जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे, रियल फाइनेंशियल हैंडल करेंगे, तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गाइडेंस नोट डिवीजन 2 के छोटी सी बात करें, क्या बोल रहे हैं? लेटेस्ट जो गाइडेंस नोट था वो 2022 में इश्यू हुआ था। इसका एम था कि टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन दी जो डिवीजन 2 शेड्यूल 3, यानी कि जो कंपनीज कंपनीज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट था, उसमें जो चेंजेस आए उसके लिए गाइडेंस नोट दिया गया था एप्लीकेशन के लिए। की गाइडेंस कुछ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग आर प्रेजेंटेड एज टू सेपरेट क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। In contrast, para 37 of Ind AS 16 gives an example of grouping land and building under the same class of revaluation for the revaluation purpose. So, para states that the class of property, plant, and equipment is a grouping of asset for similar nature and use of entities operations. However, companies should continue to present land and building separately, given in the Ind AS Schedule 3. Present such present needs to be followed consistently. क्या बोलना चाहते हैं कि इंड AS 16 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जब कोई प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएशन के केस में वो लैंड एंड बिल्डिंग को सेम क्लास ऑफ असेट कंसीडर करते हैं। लेकिन शेड्यूल 3 बोल रहा है कि आप जब बैलेंस शीट बनाओ तब आपको लैंड और बिल्डिंग दोनों अलग अलग लाइन आइटम में दिखाना है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि भाई हाँ, जो वो इंड AS 16 का रिक्वायरमेंट है, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन थिंग। ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ है कि वैल्यूएशन कैसे निकाले, क्योंकि दोनों के नेचर ऑफ असेट सिमिलर है कि भाई रिवैल्यूएशन हो गया, यानी इंड AS 16 का ये रिक्वायरमेंट है। रिवैल्यूएशन का मतलब हम ज़्यादा समझेंगे जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, बट अभी मान लो कि जो मार्केट वैल्यू, अगर मैंने कोई लैंड खरीदा था 50 लाख में, आज की डेट में उसका वैल्यू 70 लाख हो गया, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका वैल्यू इंक्रीज करके 70 लाख करेंगे। कम हो गया तो रिड्यूस करेंगे, ये होता है रिवैल्यूएशन। सो ये जो है सिमिलर एसेट हो गया। तो ये आप रिवैल्यूएशन के लिए सेम करो। अभी बिल्डिंग लैंड ऐसा है कि दोनों कैपिटल अप्रिशिएटिंग एसेट के कैटेगरी में आता है, तो हम उसको ऑपरेशनली सेम क्लास में डाल सकते हैं, लेकिन बोले प्रेजेंटेशन आपको अलग से करना है। फिर दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। So, under each sub-classification of investment, there is a requirement to disclose details of investment, including name, nature, and extent of the investment in each body corporate, which is a subsidiary, associate, joint venture, structure, or structured entity. The nature and extent would imply the number of such instrument held and the face of the such instrument, face value of the such instrument. Schedule 3 requires disclosure of aggregate amount of quoted investment and market value thereof, and aggregate amount of unquoted, with aggregate amount of such investment would include aggregate amount of carrying value of this investment on the reporting date. अच्छा, ये क्या बोल रहे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का नाम, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि वो सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, और उसका फेस वैल्यू क्या है। शेड्यूल 3 बोल रहा है कि आपको एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द कोटेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल आपका लिस्टेड एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट कितना है,
और उसका मार्केट वैल्यू कितना है, और आपका टोटल अनकोटेड इन्वेस्टमेंट का एग्रीगेट अमाउंट कितना है। और ये जो एग्रीगेट अमाउंट है वो इंक्लूड कर, दैट वुड इंक्लूड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द carrying value of these investment at the reporting date as included in the financial statement। अब मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट तो आपको मिल जाएगा स्टॉक मार्केट से। फेयर वैल्यू कैसे करना है वो उसके लिए हमारे पास अलग से स्टैंडर्ड है, इंड एस 113। तो 113 को ध्यान रख के आपको फेयर वैल्यू डिफाइन करना है। ठीक है। सो ये हम जो गाइडेंस नोट 3 है, अभी इसमें मैंने जैसे देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो हम समझ गए, बट ऐसे कुछ टर्म्स है कि जो हमें अभी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ चैप्टर 1। सो हम क्या करेंगे कि पहले हम दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे और लास्ट में ये वाला वीडियो भी अलग से होगा कि जिसमें हम ये गाइडेंस नोट को समझेंगे, और बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम एक रियल फाइनेंशियल्स के साथ ये शेड्यूल 3 को मैच करके देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। मैं अभी ये बाकी का जो पार्ट है ये गाइडेंस नोट का, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, कब से एप्लीकेबल हुआ, फेज 1 फेज 2 एक्सेट्रा, उसका नंबरिंग कैसे हुआ ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ट्रांजिशन कैसे हुआ, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर 1। चैप्टर 1 को स्टूडेंट्स प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट का जैसे हैबिट होता है कि भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, इंट्रोडक्शन जैसे चैप्टर्स को हम इग्नोर करते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर चैप्टर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये आपका बेस है। कौन सा रूल कहाँ से आया, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज़ें जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे सो दिस आर वेरी मच रेलेवेंट। So please don't focus on the exam oriented part and will focus on the detail of each and everything. Thank you so much। अभी फिर नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।